इस ज्ञान यात्रा में स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़े इतने सारे आंकड़े, ये सब आते कहाँ से हैं? और मतलब कैसे इन्हें इस तरह पेश किया जाता है कि ये सब नंबर न लगें, कि हमें कुछ बता सकें। हमारे स्रोत हैं बायोस्टैटिस्टिक्स यानी जैव सांख्यिकी की दुनिया से। तो हमारा मिशन क्या है? उन तरीकों को समझना जिनसे ये हेल्थ डेटा इकट्ठा होता है, और फिर कैसे उसे इस तरह सजाया जाता है कि हम उसके पीछे की कहानी समझ सकें। चाहे वो किसी बीमारी का फैलता हुआ पैटर्न हो या शायद किसी नए इलाज का असर, ये जानना तो आज के दौर में बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल, आपने सही कहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सटीकता सबसे अहम है। इसलिए डेटा को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना और फिर उसे साफ साफ प्रस्तुत करना, ये बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ नंबर जमा करना नहीं है, असल काम है उनमें छिपे अर्थ को बाहर लाना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये मेडिकल आंकड़े आखिर आते कहाँ से हैं? स्रोत बताते हैं कि मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं: प्रयोग, सर्वेक्षण और रिकॉर्ड्स। सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इनमें थोड़ा फर्क है शायद। हाँ, थोड़ा फर्क है। पहला है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स। ये ज्यादातर एक कंट्रोल्ड माहौल में होते हैं, जैसे लैब में या अस्पताल के वार्ड में। सोचिए, किसी नई दवा का असर जांचना हो या शरीर की कोई प्रक्रिया समझनी हो। इनसे जो डेटा मिलता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, अक्सर वैज्ञानिक रिसर्च या थीसिस वगैरह का आधार बनता है। अच्छा, यानी ये बहुत फोकस्ड रिसर्च के लिए होते हैं। जी और सर्वेक्षण, ये फील्ड वर्क जैसा लगता है। बिल्कुल। सर्वेक्षण असल दुनिया में होते हैं, लोगों के बीच जाकर। जैसे किसी इलाके में मलेरिया कितना फैला है ये जानना, या लोगों की पोषण स्थिति का आकलन करना। इनका इस्तेमाल सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का असर समझने या उनकी योजना बनाने में भी होता है। जैसे ये जानने के लिए कि कोई टीकाकरण अभियान कितना सफल रहा। और तीसरा जरिया रिकॉर्ड्स। ये सरकारी दस्तावेजों जैसा कुछ है क्या? हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। रिकॉर्ड्स वो जानकारी है जो नियमित रूप से दर्ज की जाती है, जैसे जन्म, मृत्यु या शादी के आंकड़े, या अस्पतालों में मरीजों की बीमारियों का लेखा जोखा। ये लंबे समय के रुझानों को समझने या पूरी आबादी के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर ये बताते हैं कि कितने लोगों में कोई खास विशेषता है, जैसे कितने मरीज ठीक हुए या कितने बच्चों का जन्म मान लीजिए समय से पहले हुआ। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से हमारे पास डेटा आ गया है, लेकिन ये अभी कच्चा है ना, बिखरा हुआ सा। इसे समझने लायक कैसे बनाया जाए? यहीं पर शायद डेटा के प्रकार की बात आती है, गुणात्मक और मात्रात्मक। यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो सकती है शायद। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है समझना। पहला है गुणात्मक, क्वालिटेटिव डेटा। इसे असतत यानी डिस्क्रीट डेटा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम चीजों को गिनते हैं, मापते नहीं। जैसे कितने लोग बीमार हुए, कितने ठीक हो गए, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं। यहाँ हम किसी विशेषता की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की गिनती कर रहे हैं, बस। यानी यहाँ फोकस कितने पर है, कितना पर नहीं। जैसे हम ये गिन सकते हैं कि 20 लोग ठीक हुए, पर ठीक होने को माप नहीं सकते, ये मतलब है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ जो मुख्य चर यानी वेरिएबल है वो लोगों की संख्या होती है, वो विशेषता खुद नहीं। जैसे दवा ए से 100 में 80 लोग ठीक हुए और दवा बी से 100 में 70, तो ठीक होना विशेषता है, लेकिन जो चीज बदल रही है वो है ठीक होने वालों की संख्या। इस तरह का डेटा अक्सर दवाइयों के असर, इलाज की सफलता या जन्म मृत्यु दर जैसी चीजों में इस्तेमाल होता है, और इसके नतीजों को हम अक्सर अनुपात, प्रतिशत या दर के रूप में दिखाते हैं। ओके। और दूसरा प्रकार, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव डेटा, ये इससे कैसे अलग है फिर? मात्रात्मक डेटा, जिसे सतत यानी कंटिन्यूअस डेटा भी कहते हैं, वो है जिसे हम माप सकते हैं। इसमें परिमाण या मात्रा होती है, जैसे किसी की ऊंचाई, वजन, ब्लड प्रेशर या शरीर का तापमान। यहाँ 2 चीजें बदलती हैं। एक तो विशेषता का मान खुद, जैसे ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, 166 सेंटीमीटर, और दूसरा उस मान वाले लोगों की संख्या, मतलब फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो यहाँ हम माप सकते हैं, जैसे तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस, और ये एक रेंज में कहीं भी हो सकता है, मतलब पॉइंट्स में भी। हाँ, इसीलिए इसे सतत कहते हैं। माप एक स्पेक्ट्रम पर होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर 90 से 150 mmHg के बीच कुछ भी हो सकता है।
इस डेटा का इस्तेमाल शरीर के सामान्य मान तय करने में होता है, जैसे सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, और अगर सामान्य से अलग है तो वो किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। इसके विश्लेषण के लिए हम माध्य यानी एवरेज, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा गुणात्मक है या मात्रात्मक, क्योंकि इसी से तय होगा कि हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे और उसे पेश कैसे करेंगे। लेकिन डेटा को सिर्फ वर्गीकृत कर लेना ही काफी नहीं है ना? संख्याओं का ढेर तो किसी को भी डरा सकता है। बिल्कुल। डेटा को पेश करने से पहले उसकी जांच परख करना बहुत जरूरी है। क्या वो सही है, क्या वो पर्याप्त है? इसके बाद उसे छांटना और समूहों में बांटना होता है, जैसे उम्र, लिंग या बीमारी के आधार पर। प्रस्तुति का असली मकसद क्या है? जानकारी को संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट बनाना, उसे दिलचस्प और समझने में आसान बनाना, ताकि वो समस्या को उजागर करे और शायद समाधान की ओर भी इशारा करे और आगे के विश्लेषण की नींव रखे। अच्छी प्रस्तुति के लिए जरूरी है कि सब कुछ साफ साफ लेबल हो, सरल हो और ईमानदारी से पेश किया गया हो, कोई हेरफेर नहीं। तो इस डेटा को प्रस्तुत करने के मुख्य तरीके क्या हैं? मैंने सुना है तालिकाएं यानी टेबल्स और चित्र मतलब डायग्राम्स या ग्राफ सबसे आम है। हाँ, ये दो मुख्य स्तंभ है कह सकते हैं। पहला है ताब्लेलेशन यानी तालिकाओं का इस्तेमाल। ये डेटा को व्यवस्थित पंक्तियों, रोज और स्तंभों, कॉलम्स में रखने का तरीका है। इसका सबसे पहला कदम अक्सर एक आवृत्ति वितरण तालिका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है। ये तालिका बस ये बताती है कि कोई मान या विशेषता कितनी बार आई है। आवृत्ति वितरण तालिका, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका असल फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बड़े और बिखरे हुए डेटा को एक संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप दे देती है। एक मेजर में सब दिख जाता है, पता चल जाता है कि कौन सी चीज कितनी बार हो रही है। गुणात्मक डेटा जो गिनती वाला था के लिए तालिकाएं सीधी होती हैं, जैसे अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले कितने लोग हैं। मात्रात्मक डेटा जो माप वाला था के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमें डेटा को समूहों या वर्गों, क्लास इंटरवल्स में बांटना पड़ता है, जैसे 160, 165 सेमी ऊंचाई वाले कितने लोग हैं। अच्छा, जैसे हम उम्र के ग्रुप बना लेते हैं, 0 से 5 साल, 6 से 10 साल। बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इन तालिकाओं को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कंफ्यूजिंग ना लगें या गड़बड़ ना हो जाए? हाँ, कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका ध्यान रखना अच्छा होता है। पहला तो ये कि वर्ग अंतराल मतलब ग्रुप का साइज न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा। बिल्कुल सही। आरेखन डेटा को विजुअल रूप देता है जो समझने में ज्यादा आसान और सच कहूं तो आकर्षक भी हो सकता है। यहाँ एक छोटा सा फर्क ध्यान देने लायक है जो अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं। ग्राफ्स का इस्तेमाल आमतौर पर मात्रात्मक यानी मापे गए डेटा के लिए होता है, जबकि आरेख गुणात्मक यानी गिने गए डेटा के लिए बेहतर होते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ग्राफ के कुछ आम प्रकार कौन से हैं जिनका सामना हम अक्सर करते हैं? हिस्टोग्राम, ये जुड़े हुए आयतों यानी बार्स का समूह होता है जो दिखाता है कि किसी माप की रेंज में कितने लोग या कितनी चीजें आती हैं। ये डेटा के वितरण का आकार दिखाता है। इसी से जुड़ा है आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हिस्टोग्राम के बार के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनता है। ये खासकर तब उपयोगी होता है जब एक ही ग्राफ पर दो या ज्यादा समूहों की तुलना करनी हो। फिर आता है रेखा चार्ट या ग्राफ, लाइन चार्ट ग्राफ। ये समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए बेहतरीन है। सोचिए, सालों में किसी बीमारी के मामलों का बढ़ना या घटना या टीकाकरण के बाद बीमारी में आई कमी, ये रुझान दिखाता है। और एक है स्कैटर या XY आरेख, स्कैटर डायग्राम। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें दो मात्रात्मक चीजों के बीच संबंध देखना हो, जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के बीच क्या रिश्ता है। ग्राफ पर बिंदु दिखाते हैं कि क्या दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती हैं या एक के बढ़ने पर दूसरी घटती है या कोई संबंध ही नहीं है। समझ गया। तो अगर मुझे ये देखना हो कि किसी शहर में पिछले 10 सालों में प्रदूषण का स्तर कैसे बदला है, तो लाइन चार्ट सबसे अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो समय के साथ रुझान दिखाने के लिए एकदम सही है। और वो दूसरे वाले आरेख जो आपने कहा गुणात्मक डेटा के लिए होते हैं, उनमें कौन से आम है? गुणात्मक डेटा यानी जो श्रेणियों या गिनती पर आधारित है, उसे दिखाने के लिए भी कई तरीके हैं। सबसे लोकप्रिय शायद बार आरेख है। इसमें अलग अलग बार की लंबाई दिखाती है
कि हर श्रेणी में कितनी गिनती है, जैसे अलग अलग बीमारियों से होने वाली मौतों की तुलना करना। ये सरल बार हो सकते हैं या एक साथ कई बार या आनुपातिक प्रोपोर्शनल भी। फिर है पाई या सेक्टर आरेख। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें किसी पूरी चीज के हिस्सों को दिखाना हो, जैसे कुल आबादी में अलग अलग धर्मों का प्रतिशत, या मान लीजिए किसी अस्पताल के बजट का अलग अलग मदों में बंटवारा। पूरा गोला 100% होता है और हर हिस्सा अपने अनुपात के हिसाब से जगह लेता है। कभी कभी चित्रग्राम का इस्तेमाल होता है। इसमें गिनती दिखाने के लिए छोटे छोटे चित्र या प्रतीक बनाए जाते हैं। ये आम जनता के लिए जानकारी को ज्यादा रोचक बना सकता है। और मानचित्र आरेख या स्पॉट मैप किसी भौगोलिक क्षेत्र में चीजों का वितरण दिखाता है, जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में शिशु मृत्यु दर कहाँ कितनी है। वाह, तो हमारे पास डेटा को समझने और समझाने के लिए कितने सारे तरीके हैं। तालिकाओं से लेकर तरह तरह के ग्राफ और आरेख तक। ये पूरा सफर कच्चे बिखरे हुए आंकड़ों से शुरू होकर स्पष्ट समझने लायक जानकारी तक पहुंचता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई अकादमिक अभ्यास नहीं है, ये समझना जरूरी है। इन तरीकों को समझना हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली स्वास्थ्य सूचनाओं को बेहतर ढंग से परखने में मदद करता है, चाहे वो अखबार में छपी कोई रिपोर्ट हो या डॉक्टर से मिली कोई जानकारी। यही तरीके हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों, नई खोजों और यहाँ तक कि हमारी अपनी सेहत की समझ का आधार बनते हैं। यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे ये सरल दिखने वाले चार्ट और ग्राफ अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत जटिल सच्चाइयों और रुझानों को सामने ला सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हमने देखा कि डेटा को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, पर इस पर भी गौर करें। प्रस्तुति का तरीका चुनना ये हमारी धारणा को कैसे प्रभावित कर सकता है। सोचिए, एक ही जानकारी को बार चार्ट में दिखाना बनाम पाई चार्ट में दिखाना, क्या दोनों का असर एक जैसा होगा? अगली बार जब कोई आंकड़ा देखें तो सोचिएगा कि क्या उसे किसी और तरह से पेश किया जा सकता था और क्या उससे आपकी समझ बदलती। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।